राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु जी। राधे 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 सबको जय राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। अरे अच्छा, शास्त्री जी कैसे हैं आप? जरा बस हम बहुत अच्छे है जी, आपकी आवाज सुनकर अच्छे हो जाते हैं हम। क्या बात है। तो शास्त्री जी, मैं निवेदन करूंगा आप पूरी क्लास को अपने इंट्रोडक्शन दें। नहीं और मैं हमारे आज हाँ, बोलो बोलो। जी 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 क्या कहते हैं? मैं कहा आप पूरी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दें और आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं बताएं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। जी और जी आप जी क्या? बिल्कुल। मैं शर्मा जी से जी कम से कम भी करीब 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री है। दिलशाद गार्डन में मेरा ज्योतिष का ऑफिस है, आज छोटा सा, बस छोटी सी सेवा करते रहते हैं समाज में। बाकी शर्मा जी से जब से जुड़े हैं, ब्रजभूषण शर्मा जी से, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये ज्ञान देते हैं, अति उत्तम ज्ञान देते हैं, एक एक पॉइंट को ऐसे निखारते हैं जैसे सुनार सोने को आग में तपा करके और प्योर सोना निकाल देता है। इसी तरह से शर्मा जी का कोई क्लास सही से अटेंड करते हैं, वाकई में सुनार की तरह जो सुनार बनाता है, गहने ऐसे सजा देते हैं। और शर्मा जी थोड़े कई बारी लगता है बहुत अच्छा बोलते हैं शर्मा जी, और रियलिटी में जो चीज करते हैं वो दिल से करते हैं, मैंने ये देखा है। और हमारा तो भाई ये मान लीजिए शर्मा जी से ऐसा समझ लीजिए छोटे भाई और बड़े भाई वाला रिश्ता है, और बहुत अच्छे से पारिवारिक रिश्ता, घर में आना जाना, मुलाकात रहना काफी अच्छे से। और शर्मा जी की तो खैर क्या तारीफ करे, ये तो इतने तारीफ के लायक है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। रियलिटी में बहुत अच्छे और नाइस पर्सन। देखिए, ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं और ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व। ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति नहीं करता, ज्ञान तो ईश्वर दे के व्यक्ति को भेजता है। प्रधानमंत्री ने बनना था तो वो निर्धारित था, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। संसार में तो आके तराशा जाता है। इसी तरह से आपको एक ज्योतिष बनना है तो ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है, संसार में आके तराशा जाता है। बस मैं आपको एक छोटी दो बातें जो बताना चाहता हूं। ज्योतिष कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि गोली को मुंह में डालो और आपका दर्द ठीक है, ज्योतिष आपको सीख जाए। ज्योतिष एक त्याग है। ज्योतिष के त्याग करने से समर्पण है, त्याग है, मेहनत है। जब इन तीनों चीजों का समावेश हो जाता है तो ज्योतिष सीखने के योग्य बनते हैं। एक दिन में कोई भी ज्ञान नहीं आता। आप खुद सोचिए, एक बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, पूरा 1 साल लगता है, और हम यहाँ कल्पना क्या करते हैं कि अभी हमें ये नहीं आया, अभी हमें ये नहीं आया। मैं वो बता दूंगा तो आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं आया। दूसरा बता दूंगा, तीसरा आ जाएगा। तो अगर आपको ज्योतिष पढ़नी है, ज्योतिष की मेरी 20 क्लासें हैं। अगर आप उन 20 क्लासों में आप आएंगे तो मेरा दावा है कि मैं ज्योतिष नहीं, आपको एक ट्रेंड ज्योतिषी बनाने का प्रयास करूंगा। बनाऊंगा नहीं, बनेंगे तो आप अपने आप ही। मैं आपको सुझाव, आज मैं, एक तो आप लोग का समर्पण अच्छा है जैसा भी है, आप लोग गहराई से वीडियो को देखे करो, मेरी भी देख लो, औरों की भी देख लो, अगर आपको ज्ञान हासिल करना है। अब मैं आज आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में बताता हूं। और कुछों की बात थी कि वो खाने बनाना, ये सब जब ही तो आएगा जब उसको पता चलेगा खाने क्यों बनते हैं। जब यही नहीं पता खाने क्यों बनते हैं तो खानों को कैसे सीखोगे आप? खानों में ग्रह कौन से होते हैं, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे सीख जाओगे? तो आप अगर सोचो कि एक क्लास में ये सब कुछ आ जाए तो संभव नहीं है। कुंडली के द्वारा उन कौन से अंकों का प्रभाव है, इस एक ये देखिए, इस कुंडली में ये बताया जा रहा है कौन महिला के पति का देहांत हो सकता है। ऐसी कुंडलियों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इस सेकंड सेशन में लगाऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सब सरकारी आज
जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली उस समय आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य शिशु उत्पन्न होता है। यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, घूमती है पृथ्वी सूर्य के, और उस भ्रमण के कारण समस्त पृथ्वी पर सूर्य उदय का समय एक समान नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर निर्भर करता है। यदि लगन ठीक है तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक होगा। अगर लगन ठीक नहीं है तो आपके जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं मिलेगा। और फिर आप कहेंगे नहीं जी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मेरा बताने का मकसद सीधा सीधा से ये होता है कि अगर आपके पास टेस्टिंग नहीं है, अच्छी टेस्टिंग, आपके ब्लड शुगर अच्छी तरह चेक नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं शुगर है या नहीं? इसीलिए अगर हमारा लगन ठीक है, ये शुद्ध लगन के ऊपर आश्रित रहता है। यदि लगन ठीक नहीं है तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं रह सकता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, इसका ठीक ज्ञान उस समय क्या वजह है, उसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकता है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि हर एरिया की घड़ियों के स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग पाए जाते हैं। हम उस घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार विचार न करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय का, वहां पर सूर्य उदय किस समय होता है, ये विचार किया जाएगा तो हम सही लगन को निकाल सकते हैं। विभिन्न स्थानों पे सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक साथ रखा जाता है। बता, घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक साथ रखा जाता है। इसलिए यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है तो उसका लगन प्राय गलत हो जाता है। लगन के गलत होने पर जन्म कुंडली की स्थिति सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली के लगन का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंध है। अच्छा, जिस प्रकार चिकित्सक आदि प्रत्येक रोगी के पलंग के सिरहाने उस रोगी के पूर्व उसका रोग उपचार तथा प्रगति सूचक एक विवरण पत्रिका टांग देता है, उसी प्रकार जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति स्पष्ट दर्शाती है। बड़ी जन्म पत्री में एक यंत्र तालिकाएं करना भी हो जाती है, जिसकी सहायता से ज्योतिषगण उसका अध्ययन कर व्यक्ति का भूतकाल भविष्य काल करने में सक्षम होते हैं। सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पर बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशि चक्र के 12 चक्रों में से किस घर में स्थित थे। जबकि प्राय सभी को ज्ञात है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार मार्ग पर करती है, गोलाई में घूमती है। एक आदर्श जन्म कुंडली अंडाकार में निम्न रूप से अंडाकार ही होनी चाहिए, किंतु एक अंडे ओवल का रेखांकन उसका 12 समान भागों में विभाजन करना सरल कार्य नहीं होता। हम उसे 12 भागों में बांटे क्योंकि हमने हर कार्य सुविधा के अनुसार किए। क्या काय के हिसाब से? सुविधाओं के अनुसार। सर्वप्रथम भारतीय शैली पर बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशि चक्र के 12 ग्रहों में से किस घर में स्थित थे। जबकि प्राय सभी को ज्ञात है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार मार्ग पर करती है। एक आदर्श जन्म कुंडली आकार निम्न प्रकार से अंडाकार होनी चाहिए, किंतु एक अंडा रेखांकन 12 समान भागों में विभाजन करना सरल कार्य नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली में प्राय आयताकार बनाई जाती है, क्योंकि कुंडली को आयताकार बनाकर उसका सरलता से हम गणना कर सकते हैं। इसे 12 भागों में विभाजित करना पड़ता है, सरल है। मैं तो तुम्हें ऐसी ऐसी विधाएं सिखाऊंगा कि आप ये बता दोगे अपने आप कुंडली कैसे देख के इस व्यक्ति का जन्म इस समय के बीच में हुआ होगा। ऐसा ज्ञान दूंगा मैं आपको, टाइम भी निकालना सिखा दूंगा 1 सेकंड के अंदर आपको। पर मुझे पेशेंस चाहिए, ये बहुत बड़ी विधा है।
हमारे सामने एक खाली जन्म कुंडली है जिसे 12 भागों में मैंने दिखाया। विभिन्न ग्रहों राशियों की कुंडली के 12 घरों जिस प्रकार प्रतिष्ठित किए जाते हैं, इस बात को समझने के लिए अधिक गहराई में जाना होगा। पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान के समान है जो सूर्य के चारों ओर निरंतर यात्रा करती है। जब हम किसी बस या रेल से यात्रा कर रहे होते हैं तो देखते हैं वृक्ष, विद्युत या टेलीफोन की तार और खंबे हमारी विपरीत दिशा में गतिशील है। इस प्रकार यद्यपि सूर्य की अनुपातिक रूप से स्थिर है, यह अनुभव करते हैं कि पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। पूरब से पश्चिम की और सूर्य की यह प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाशीलता रूप इस बात का संकेत है कि हमारा यह पृथ्वी यान अंतरिक्ष में पश्चिम की पूरब की ओर चल रहा है और सूर्य को हम दक्षिणी गति देते हैं, क्योंकि हम गति में है। कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे हम आकाश की विभिन्न राशियों के निकट से गुजरेंगे, हमारा यह क्रम व्यवस्थित में होगा। फिर से हम इसे निश्चित तो करना ही होगा कि जन्म कुंडली के किस घर और किस अंक की संख्या डालनी आवश्यक है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, आप थोड़ा सा प्रयास करना समझने का। जब कोई चीज पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, एक चीज आधी घूमेगी, 12 राशि होती है। पूरी पृथ्वी का एक गोलाकार है, 6 भाव एक तरफ आते हैं, 6 भाव एक तरफ आते हैं। इस तरह से 12 भाव हो जाते हैं। जैसे कोई पट्टी चल रही है, ऊपर से निकल रही है तो घूम रही है, तो 6 दोनों तरफ होती है। आप 1 नंबर से 12 नंबर तक लिखना सीख लो, पहले इतना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर ये नहीं सीख पा रहे हैं तो सीखने का प्रयास भी मत करें। फिर जब भी प्रयास करें जब आपके मन में भाव हो। और 12 खाने, ये जो हमारा 360 अंश का कोण होता है, जो पृथ्वी का जो कोण है वो 360 अंश का कोण है। और आपको बताता हूं, इसमें 12 राशियां हैं। 12 राशियों को जब हम 3 से 12 राशियों को डिवाइड करते हैं 360 अंश को, तो एक राशि 30 अंश की निकल के आती है। कितनी बताई? 30 अंश। अरे मैं तो आपको बड़ी बड़ी अच्छी क्लास पढ़ाऊंगा वैदिक की, तो मैं आनंद आएगा। 360 अंश का हमारा इसका वर्गोत्तम है, तो अब सोचिए 30 अंश की एक राशि हो गई। अब घूम रही है पहली राशि 1 नंबर, जो 1 नंबर आया। अब आप देखिए कोई चीज घूम रही है गोलाकार में, तो आधी आधी दोनों से हिस्सों में रहेगी ना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो आधा आधा पार्ट, आधे पार्ट में 6 आए, आधे में 6 आए, तो 12 भाग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 12 की 12 राशियां हमारे सौर मंडल में फिक्स हैं। 27 नक्षत्र हमारे फिक्स हैं, 27 नक्षत्र हैं। अब उसके बाद 9 ग्रह हैं जो चलायमान हैं, जो चल रहे हैं, जो एक जगह टिकते नहीं हैं। सूर्य भी उनमें ग्रह है जो टिकता नहीं है, पूरब से निकल के पश्चिम में छिपता है। आप समझ ही रहे हैं। तो अब इतना मैंने बताया, अब मैं आपको कहानी के रूप में समझाता हूं। 12 राशि क्या है? क्या कोई बताएगा 12 राशि कौन सी है? अब मैं बताता हूं। 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं। अब ये देखिए, मैं आपको खबर देता हूं, बात करता हूं। एक ट्रेन चलती है, बहुत दूर से एक ट्रेन चलती है और उसे पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए 12 स्टेशनों पर रुकना है। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या जो 12 स्टेशन होंगे वहां प्रभाव अलग अलग होगा या एक ही होगा? जब पृथ्वी का भ्रमण करेगा कोई व्यक्ति, जैसे दिल्ली का वातावरण अलग है, जम्मू का वातावरण अलग है, बंबई का वातावरण अलग है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। छात्री जी आप बताओ। यस सर, यस सर। हाँ,
इसी तरह से 12 राशि के व्यवहार अपने अपने अलग अलग हैं। इस तरह से किसी ने समझाया नहीं होगा आप लोगों को। अब मेष राशि आती है। पहला घर जो होता है मेष राशि। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। ऐसे व्यक्ति में गुस्से की अधिकता पाई जाएगी। इट मीन्स वहां पे फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा है। नंबर 2 राशि आती है वृक, जिसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र एक लग्जरी जीवन जीना पसंद करता है। अगर हम ये बात कहें कि बंबई के जो लोग हैं वो लग्जरी जीवन जीना पसंद करते हैं और बंबई में कहते हैं रात होती ही नहीं, ऐसा सुनने में आया। क्या ऐसा है प्रणव शास्त्री जी? नहीं है जी बिल्कुल 100% सत्यता है। हाँ, तो अब बंबई के लोग का अटैचमेंट इंटरटेनमेंट से होता है, तो अब वो अटैचमेंट दिल्ली के लोगों को और वहां का डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? जैसे 2 राशि का हुआ, तो जो वृक राशि होती है वो शुक्र प्रधान होती है। ऐसे व्यक्ति इंजॉय करने में विश्वास करते हैं, लेकिन सीधा चलना पड़ता है। हमें राशियों के तथ्यों को जानना पड़ेगा, उससे व्यक्ति के नेचर को जाना जाएगा। तो अब नंबर 3 बुध। बुध, हाँ, मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि होती है, जो हमेशा 2 बातें सुनती है। इसका स्वामी बुध होता है। यही व्यापारिक नेचर का होता है। अब हमारी गाड़ी चल के पहुंच जाती है गुजरात, सूरत, वहां पे क्या व्यापार का लेन देन होता है। वहां का व्यक्ति जब कोई बात करेगा तो व्यापार की लेन देन की बात करेगा या नहीं करेगा? अब उसका जी जो जी सर नेचर जी। मिथुन का, तो वहां का व्यक्ति एक व्यापारिक नेचर का होगा। अब गाड़ी चलती है, गाड़ी चल के पहुंच जाती है जम्मू, ठंडा एरिया है, शांत स्वभाव है, कश्मीर है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले शांत प्रिय होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, ऊंचा नहीं बोलते हैं। अब गाड़ी चलती है, गाड़ी चल के कहां पहुंचती है? हैदराबाद। वहां हर आदमी लड़ने मरने को तैयार है, क्रोधी है, गुस्से प्रवृत्ति का है। सिंह राशि, शेर की तरह दहाड़ना। सिंह राशि का नेचर क्या हो गया? शेर की तरह दहाड़ना। अब आती है 6 नंबर की राशि, कन्या राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। अब 6 नंबर की राशि होती है कन्या, इसका स्वामी होता है बुध। ये भी द्विस्वभाव राशि है। मैंने कल बताया था आपको 5 राशियों के स्वामी के 5 जो राशियां होती, 5 स्वामी होते हैं, 2-2 राशियों का एक स्वामी होता है। जैसे मेष, वृश्चिक 1 नंबर और 8 नंबर, इसका स्वामी मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर, इसका स्वामी शुक्र। 3 नंबर और 6 नंबर, इसका स्वामी बुध। 4 नंबर और 5 नंबर अपने अपने स्वामी होते हैं। इनके एक ही की राशि होती है और ये कभी वक्री नहीं होते। ये कभी वक्री नहीं होते। अब ये आ गया। अब आती है राशि 9 नंबर, धनु राशि। मैंने बताया 7 तुला। ऐसे व्यक्ति हर बात को नाप तोल के करने में विश्वास करते हैं, किंतु परंतु करते हैं। कोई सी भी घर में तुला राशि का व्यक्ति होगा, वो किसी भी बात के खाल में से खाल निकालने का प्रयास करेगा। अब आपने समझा? ये आगे ये हो गया, पाकिस्तान में पहुंच गए, ट्रेन पहुंची, वहां की परिवेश के लोगों में क्या होगा? कमी निकालना। अब ट्रेन चलती है और अब कहां पहुंचती है? इराक। 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की होती है। ये हमेशा लड़ने में विश्वास करते हैं। 9 नंबर धनु। अब ट्रेन चली और ट्रेन चल के पहुंच गई जगन्नाथपुरी।
वहां के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। जब जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे तो उनके लोगों के भाव क्या होंगे? धार्मिक। और 10 नंबर मकर राशि, 10 नंबर मकर राशि ये पहुंच गई अफगानिस्तान। ये क्रोधी न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। 11 नंबर कुंभ राशि, शनि होता है स्वामी 10 का और 11 का, और 9 और 12 का स्वामी होता है बृहस्पति। ये न्यायप्रिय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं 10 11। तो इस तरह से मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया। तो ये प्रणव शास्त्री जी, ये 12 राशि के बारे में कुछ आइडिया हुआ आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और ये ये मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ ही। कोई बात नहीं, ये जो समझाने का जो तरीका लगा, कैसा लगा? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। गायत्री, आपके समझ में आया कुछ? यस सर, हाँ, समझा। देखिए, हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। श्वेता, आप बताओ। मेरा वादा है, जो मेरे से एक बार जुड़ जाएगा वो पढ़ के ही बाहर निकलेगा। श्वेता, जी गुरुजी। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। चलो, ठीक है। आज हमने 12 राशियों के बारे में बताया, 9 ग्रहों के बारे में बताया।